मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। नाउ, जैसे कि देवेशिष ने बताया, वी आर ऑन पेज 87, ऑन द सेकंड पैराग्राफ, चैप्टर 4, पास इट ऑन। और अब हम उस मकाम पे आ गए हैं, एक नया दौर शुरू होगा। मॉन्ट्रियल में जो मौका मिला था बिल डब्ल्यू को, वहां पे उन्होंने uh, शुरुआती सफलता प्राप्त करने के बाद एक बार फिर, जैसे कि किताब में लिखा, उनकी शिकस्त का कारण था उनकी शराब। और शराब के सेवन में इतना अत्यधिक बह गए वो कि वो मौका भी उनके हाथ से जाता रहा। और मॉन्ट्रियल से पहले ही लुइस वापस आ गई थी ब्रुकलिन, जहाँ उनकी माता बीमार थी। और लुइस वहां, बिल वहां रह गया था, कुछ काम समेटने थे। और वापस आते हुए उनको एक स्कैमस्टर, एक ठग से उसका सामना हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसके पीछे से। अब आगे, when Lewis arrived in Vermont from Brooklyn, they discussed what they should do next. इतना कुछ हो गया था। अब वो वर्मोंट आ गई, लुइस भी, और दोनों मिलके अब ये विचार विमर्श करने लगे कि यहाँ से आगे कैसे बढ़े। काफी कुछ नुकसान हो गया था, काफी कुछ जिंदगी में उथल पुथल आ गई थी, लेकिन अभी भी वो एक साथ थे। और एक साथ अपने आपस में ये फैसला करने की कोशिश कर रहे थे कि अब यहाँ से आगे बढ़ना कैसे। By this time, I really began to appreciate her intense devotion, courage, and still high confidence in me, Bill said. और यहाँ पे देखो आप, बिल लुइस की तारीफ करते हुए, उसकी प्रशंसा में कुछ हम शब्द बोलते हुए कह रहा है कि उसकी इंटेंस डिवोशन, यानी कि वो बिल के प्रति कितनी प्रतिज्ञाबद्ध थी, डिवोटेड थी। और करेज, कितनी हिम्मत थी उसमें। और अभी भी स्टिल हाई कॉन्फिडेंस इन, अभी भी उसको पूरा विश्वास था कि बिल जो है यहाँ से वापसी करेगा। हाँ हाँ। I think somebody is unmuted. है। शेर सिंह जी, आपका माइक खुला हुआ है। थैंक यू। पूरा फ्लो बिगड़ जाता है, कहा था मैं? हाँ, वो लुइस की प्रशंसा करते हुए बोल रहा है यहाँ पे बिल्डअप को कि हर इंटेंस डिवोशन, कितनी प्रतिज्ञाबद्ध थी वो, सब कुछ होने के बावजूद। उसमें कितनी हिम्मत थी और उसका कितना विश्वास था बिल डब्ल्यू में कि अभी भी वो वापसी कर सकता है, अभी भी वो अपने जीवन को संभाल सकता है, क्योंकि वो सक्षम है, इस काबिल है। After a season of no alcohol, we advanced again upon New York to recoup our fortunes. Recoup मतलब किसी चीज को वापस लाने की कोशिश करना, खोए हुए को वापस प्राप्त करना, रिकूप। और उनका जो भाग्य था, जो बिल्कुल ही बिखर गया था कई कारणों से, सबसे बड़ा कारण था बिल का शराबी पर, तो उसको वापसी के लिए वो दोबारा से न्यूयॉर्क जाने का उन्होंने फैसला किया। It was after the Montreal disaster that Bill for the first time tried hard to stop drinking because he really wanted to stop. बड़ा भारी भरकम वाक्य है कि मॉन्ट्रियल के डिजास्टर के बाद, यानी कि मॉन्ट्रियल में जो उनकी असफल एक उनका काम करने का जो प्रयास था, वहां पे शराबीपन की वजह से जो खराब हो गया सारा खेल, इसके बाद पहली बारी, देखो पहली बारी अब ये कह रहा है कि बिल शराब पीना इसलिए बंद करना चाहता था बिकॉज ही रियली वांटेड टू स्टॉप। उसकी वाकई अब शराब ना पीने की इच्छा जो थी, वो यहाँ पे जागृत हो, पहली बारी। और हमने देखा है कि हमने वाइफ चैप्टर में ये पढ़ा था कि यू रियली वांट टू स्टॉप, यानी कि एक अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ वाकई मैं पीना बंद करना चाहता हूँ। तो वो जो पहले प्रतिज्ञा लिख रहा था बाइबल में, सवाल यह उठता है कि जो पहले जो प्रयास कर रहा था, इतने प्रयास किए, तो उन्होंने इतने अटेम्प्ट्स करे उसने, जो सारे अटेम्प्ट्स फेल हुए, लेकिन करे तो थे उसने, तो वो किस लिए कर रहा था जब छोड़ने नहीं जा रहा था? छोड़ना तो अब चाह रहा है वो, तो पहले पहले वो अपने लिए नहीं छोड़ना चाह रहा था, पहले वो लुइस के लिए छोड़ना चाहता, अपने परिवार के लिए छोड़ना चाहता, अपने समाज के रुतबे को वापस लाने के लिए छोड़ना चाहता। वो अंदरूनी वो जो एक चाहत थी कि मैं शराब छोड़ दूं, वो नहीं थी, वो अब आई है। He really wanted to stop because he wanted to stop. Tried hard to stop drinking because he really wanted to stop. यानी कि पहले वो किसी और के लिए छोड़ने की कोशिश कर। इसमें एक अंदरूनी सीख है हमारे लिए, जब तक मैं शराब छोड़ने की इच्छा नहीं रखता हूँ,
अपने लिए, औरों के लिए नहीं, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। और मुझे इस बात का एहसास है कि मैं अपना जीवन तभी बेहतर कर सकता हूँ जब उसमें शराब का कोई भी हिस्सा नहीं होगा, तभी मैं इस अभियान पे उतर सकता हूँ। यहाँ पे बिल डब्ल्यू उस स्टेज पे आ गया है, वो दौर आ गया है, वो वाकई शराब छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि वो छोड़ना चाह रहा है अपने लिए। He did not yet realize that he was in the grip of an obsession. अब देखो, हमारे पास, हम जब छोड़ना चाह रहे थे तो हमारे पास ए थी। हम एक ही कमरे में आए, हमको बीमारी के बारे में जो पहले से हमारे भाई बैठे थे उन्होंने जागरूक करा कि ये किस प्रकार की बीमारी है। लेकिन बिल डब्ल्यू के पास कोई ए नहीं था, उसको नहीं पता था कि वो एक गिरफ्त में है, ग्रिप में है, एक ऑब्सेशन के, एक मानसिक खिंचाव के गिरफ्त। बिल डब्ल्यू को ये नहीं पता दैट ही हैड लॉस्ट द पावर ऑफ चॉइस। उसको ये नहीं पता था कि वो शराब पीनी है ना पीना, या ना पीनी है, उसकी जो वो जो विकल्प है वो उसके पास नहीं है। अब वो एक बीमार आदमी है, उसके पास चॉइस नहीं है, पीनी है तो पीनी है। एंड दैट ऑल हिज पर्सनल एफर्ट्स टू कंट्रोल और स्टॉप हिज ड्रिंकिंग वुड कम टू नथिंग। और उसका जो प्रयास था वो एक मानवीय प्रयास था, ह्यूमन एफर्ट था ना, बिल डब्ल्यू ह्यूमन था, और ह्यूमन एफर्ट से वो शराब नहीं छोड़ सकता था। उसको ये बात पता नहीं थी कि उसकी शराब अगर उसको छोड़नी है तो उसको एक आध्यात्मिक जागृति की और एक उच्च शक्ति की आवश्यकता है। ये तीनों बातें, ये तीनों ठोस सत्य शराब और शराबीपन के बारे में बिल डब्ल्यू इनमें से किसी से अवगत नहीं था। He did not recognize any of these states of alcoholism at that point of time because he had no A. कहाँ जाता वो? हम तो भाग्यशाली थे कि हम एक एक कमरों में आए और आप लोगों ने मुझे बताया ये बीमारी है, इस बीमारी की ये चिन्ह है। लेकिन उस बिल डब्ल्यू को ये बात पता नहीं थी। ये बात हमें याद रखी। इसलिए उसका जो प्रयास था, उसको ना ऑब्सेशन के बारे में पता था, ना एलर्जी के बारे में पता था, फिजिकल क्रेविंग के बारे में, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी के बारे में, और एक हायर पावर का इंटरवेंशन कितना जरूरी है, उसको इन बातों से अवगत नहीं था बिल डब्ल्यू। Back in Brooklyn, the Wilsons were taken in by Lewis's parents. अब बिल डब्ल्यू के पास जगह तो थी नहीं रहने की, तो ब्रुकलिन जब उसकी वापसी हुई तो वो अपने ससुराल यानी कि लुइस के माता पिता के साथ जाके रहने लगे। While Bill must have been in some disgrace by this time, they apparently treated him with kindness and concern. देखो यार कितने खुले दिल के लोग थे कि बिल की जिंदगी जो थी वो उथल पुथल हो गई थी, और एक तरह से उसकी एक अपने आप को वो कहीं से अंदर से बेइज्जत सा महसूस कर रहा होगा बिल्डन। लेकिन उसके बावजूद, ताकि जो भी उसका सामाजिक उस टाइम पे एक रुतबा हो गया था और एक सामाजिक उसका पतन हुआ था, उसके बावजूद बिल डब्ल्यू के जो सास ससुर थे यहाँ पे, लुइस के पेरेंट्स, बहुत ही दयालु और एक कंसर्न के साथ यानी कि प्यार के साथ उन्होंने उनको रखा। देवर, अब उनकी तारीफ करते हुए बिल बोल रहा है कि देवर ट्रूली अ मार्वलस कपल, बहुत ही सुंदर और उत्तम दंपति थी। अपने सास ससुर के बारे में बात करते हुए बिल बोल रहा है, he said of the burdens of Louis's mother, he said her capacity for kind of love that demands no reward for nearly everything and everybody was quite beyond belief and understanding. इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना दयालुपन और इतना समझदारी जो उस लुइस की माँ में थी, वो मतलब विश्वास से परे, और समझ में नहीं आती थी कैसे कोई किसी से इतना प्यार और इतना स्नेह कर सकता है। और जहां तक फादर इन लॉ की, डॉक्टर बर्नम की बात है, एज एन एक्सीडिंगली हैंडसम इंडिविजुअल, देखने में बहुत ही बढ़िया, ड्रेस्ड इमैक्युलेटली, यानी कि बिना किसी इमैक्युलेट मतलब बिना किसी दोष के, बिना किसी गलती के, बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्टिच कपड़े पहन के रखता था, एंड एज courtly in his speech and manner as anyone, और बात करने में एक शाही अंदाज था उनका। I ever knew. Underneath Dr. Burnham's politeness, यानी कि पोलाइटनेस थी, शिष्टाचार था, बात करने का तरीका, सभ्यता थी, लेकिन उसके नीचे अंदरूनी, बिल सेड, there was extreme aggressiveness. जरूरत पड़ने पर वो आक्रामक भी हो सकते थे, and a terrific domination, दूसरे के ऊपर हावी होने का भी उनका एक रवैया था, लेकिन सबकी भलाई के लिए। इस बात को वो एक जिसको कहते हैं कि एक दादागिरी नहीं दिखाते थे, वो सबके कंसर्न के लिए जरूरत पड़ने पर आक्रामक और हावी होते थे। That affected the whole family life without his in the least intending it or anyone realizing what was going on. यानी कि क्वाइट डोमिनेशन थी,
किसी को पता नहीं चलता था कि आखिरकार हो क्या रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपनी आवाज भी ऊंची कर सकते थे और सबकी भलाई के लिए वो निर्णय लेते थे जो सबकी भलाई के और सबके हित में होते थे। तो एक डोमिनेशन और अग्रेसिवनेस थी, लेकिन उसमें कंसर्न भी था, यानी कि वो सबकी भलाई के लिए वो काम वो करते थे। यहाँ बिल डगलू ने कुछ चंद शब्द बोले हैं अपने सास ससुर की तारीफ में, जिनके साथ वो काफी लंबे अरसे तक इस दौरान रह गए। We'll take the last paragraph again of this page today before I conclude. An indication of how totally out of control Bill's drinking had now become was his behavior at the time of his mother-in-law's death. अब बिल की जो शराबीपन था वो किस इंतहा पे किस हद तक पहुंच गया था, उसका जो अंदाजा था वो लगाया जा सकता है कि जब उनकी मदर इन लॉ की डेथ हुई, यानी कि लुइस की माता की, उस टाइम पे उनका क्या हालत थी, उससे पता लगता है कि उनकी शराबीपन का जो एक जो हद थी वो कहां तक पहुंच गई थी। हाउ फार हिज अल्कोहलिज्म हैड प्रोग्रेस्ड इज एविडेंट बाय दिस। फॉलोइंग एन arduous course of radium treatments for bone cancer, उस टाइम पे आजकल कैंसर के इलाज के लिए ज्यादातर हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं, लेकिन अगर मैं 1930 की बात करूं, उस टाइम पे कीमोथेरेपी इतनी प्रचलित नहीं हुई थी, रेडियोथेरेपी ज्यादा होती। रेडियोथेरेपी आज भी होती है, लेकिन उस टाइम पे रेडियोथेरेपी ही थी। एंड आर्डस कोर्स ऑफ रेडियम, आर्डस मतलब बहुत ही कठिन, बहुत ही जटिल, बहुत ही घमासान ये किस्म का इलाज होता था ये। इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे, पेन बहुत होता था, पूरा परिवार जो था काफी इफेक्ट होता था जब ऐसा एक ट्रीटमेंट जो था, ऐसा इलाज कैंसर का किसी परिवार में चल रहा हो, तो बहुत ही कठिन दौर होता था। और इस कठिन दौर में वो शी डाइड ऑन क्रिसमस डे 1930, 1930 में उनका निधन हो गया था क्रिसमस के दिन, यानी कि 25 दिसंबर को। लेकिन बिल की क्या हालत थी, बिल के बारे में बात करते हुए, इतना कुछ चल रहा है, उसकी मदर इन लॉ को रेडियम थेरेपी हो रही है, घर में कैंसर का मरीज है, इसके बावजूद बिल की शराबीपन और इस बीमारी की आप किस हद तक जा सकता है देखो आप, कि बिल वॉज ड्रंक व्हेन शी डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई उस टाइम पे बिल पिया हुआ। ही हैड बीन ड्रंक फॉर डेज बिफोर, उससे पहले उसको कोई परवाह नहीं थी घर में क्या चल रहा है, शराब उसकी चल रही थी उससे पहले। एंड ही स्टेड ड्रंक फॉर डेज लेटर, और मृत्यु हो गई परिवार में, उसके बावजूद वो पीता ही चला गया है। वो पीना नहीं रुका, उसका शराब का सेवन नहीं रुका, चाहे घर में कुछ भी चल रहा हो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से शराब की गिरफ्त में था। उसका अल्कोहलिज्म का जो पीक था, एक शिखर सी थी, वो उस समय चल रही थी, 1930 की बात करते हो। तो ये बीमारी जो है, ये इसको परवाह नहीं इस बीमारी को कि घर में क्या चल रहा है। एक मतलब फेटल इलनेस से एक परिवार वाला जूझ रहा है, लेकिन एक शराबी नहीं रुकता है, वो अपने शराब का सेवन उसका, और जो ऑब्सेशन है फॉलोड बाय क्रेविंग, उसकी वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में क्या चल रहा है। इससे शराबीपन की बीमारी के बारे में, और एक शराबी कितना इन चीजों को लेके कितना एक थिक स्किन्ड हो जाता है, कितना ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि क्या चल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो शराब पीनी है, चाहे घर में कोई भी स्थिति में कोई भी समस्या हो, कोई भी विपदा आई रही हो, शराबी शराब पीने के सेवन से नहीं रुकता है, शराबी बनकर ये एक चिन्ह है। तो मेरे ख्याल से वी टेक अ ब्रेक ओवर, स्टॉप ओवर फॉर टुडे देवाशीष, वी फिनिश पेज 87, वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टॉप ऑफ पेज 88 टुमारो मॉर्निंग। और इसमें अब लुइस की मानसिकता क्या है, उसकी मानसिक हालत क्या है, उसके बारे में लुइस कुछ लिख रही है। लुइस रिमेंबर से जो पंक्तियां लिख दी गई हैं उसके बारे में हम कल पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम यही रुकते हैं, हमने 3 पैराग्राफ पढ़े हैं। बैक टू देवाशीष, थैंक यू सो मच। धन्यवाद अतुल जी। मैं विलंब ना करते हुए राजेश जी को और बुलाना चाहूंगा। आइए राजेश जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा भी है। थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए। थैंक यू अतुल जी। वंडरफुली आपने 3 पैराग्राफ और अलग अलग घटनाएं, तीनों पैराग्राफ में अलग अलग घटनाएं घटी। जैसे ऊपर हमने देखा था कि किस तरीके से बिल्कुल ब्रोक, मतलब कंगाल हालत में, बिना एक पैसे के बीडब्ल्यू ने उससे पीछे छुड़वाया उठा से, और बुरी हालत में वापस पहुंचा। लेकिन वो लुइस से उन्होंने शुरुआत करी पैराग्राफ पे।
कि लुइस जो ब्रुकलिन से बर्मोट आई और अगले पैराग्राफ में फिर ब्रुकलिन गए। तो इस प्रकार से चल रहा है वैसे। अब डिस्कस करा दोनों ने बैठ के कि भाई इस तरीके से तो चलेगा नहीं। लुइस और बिल ने बैठ के डिस्कस करा कि करना क्या है भाई। हालांकि वो बिल लिख रहा कि उसकी जो लुइस की निष्ठा है, साहस है, विश्वास है, ये बिल्कुल अंदर से पता चल रहा है कि यार चीजें तो है। और हाईली कॉन्फिडेंस इन मी, मतलब बिल डब्ल्यू में बड़ा अंदर से उसको विश्वास है। और बिल ने मतलब वो बिना उसके कि भाई अगर हम करें तो दोबारा से लक को आजमाया जा सकता है, फॉर्चून को आजमाया जा सकता है न्यूयॉर्क जाके भी। मतलब जैसे घर में बैठे हैं दो आदमी और आपस में बात कर रहे हैं और बाकी चीजें हैं, कॉन्फिडेंस है, तो दोबारा तैयारी कर रहे हैं कि अगर तू दारू नहीं पिएगे तो दोबारा भैया न्यूयॉर्क जाके एक बार भाग्य जो है वो आजमाया जा सकता है। भाई काम तो करना ही है और जो काम आता है वही तो करेगा आदमी। और बिल डब्ल्यू अंदर से हिल गया था बेसिकली। ये जो मतलब डिक जॉनसन ने धक्के मारे थे ना, वो अंदर तक बिल डब्ल्यू को हिला दिया। यार ऐसा क्या हो गया। एक तो चलो, एक तो हुआ ही कि वो तो बाजार के कारण हुआ था कि जब इतना बड़ा डिसास्टर आया जो सारा का सारा सब पैसा, सब हर चीज उसमें चली गई। लेकिन ये तो दोस्त था, इसने क्या कर दिया। वो जो मॉन्ट्रियल में घटनाएं घटी वो बिल्कुल अंदर तक टच कर गई। अब उसने सच में वो मतलब दिल से इच्छा की भाई साहब अब नहीं पीऊंगा। और अंदर से चाह भी रहा है नहीं पिएगा। लेकिन यार अब तो हम देखो जो बाकी किताबें हम लोगों ने पढ़ी है, जो स्टेप करे हैं, उसके बाद हमारे पास आज आंसर है कि BW क्यों नहीं छोड़ पा रहा था। लेकिन पहले दिन जब कोई अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है या उससे पहले ये नहीं पता होता कि वो एक ऐसी जकड़ में, ऑब्सेशन की जकड़ में आ गया है और एलर्जी की जकड़ में भी, दोनों बोलूंगा। कैनॉट स्टॉप कैनॉट कंट्रोल, कैनॉट स्टॉप कैनॉट कंट्रोल। हम बोलते हैं ना, स्टॉप क्यों नहीं कर पाता भाई साहब, ऑब्सेशन। कैनॉट कंट्रोल, एलर्जी। बेसिक आज मेरे पास आंसर है ना, लेकिन उसके पास उस टाइम आंसर नहीं था। जैसे बिग बुक में पेज नंबर 43 पे दे रखा है ना कि चॉइस, पावर ऑफ चॉइस क्यों नहीं होती है, क्योंकि भाई साहब डिफेंस ही नहीं है। पेज नंबर 43 पे बिग बुक में वो बॉटम में बड़ी प्यारी 3 लाइनें दी हुई है, सारा अर्क निकला हुआ है, बीमारी शुमारी का सारा अर्क निकला हुआ है और सोल्यूशन भी बता रखा है उसमें कि भैया मेंटली डिफेंस नहीं है ना, इसलिए पावर ऑफ चॉइस नहीं है। और साथ में एक और चीज लिख रखी है, कोई ह्यूमन बीइंग के पास ये डिफेंस भी नहीं है किसी भी हिज और सेंटेंस है, हिज डिफेंस कम फ्रॉम द हायर पावर। सीधा सीधा सेंटेंस है, पहले को दूसरे से जोड़ा गया है। पूरी बीमारी को बताया गया है कि मेरे पास पावर ऑफ चॉइस क्यों नहीं है भाई साहब, क्योंकि मेरे दिमाग में डिफेंस नहीं है पहले घूंट के लिए। अब ये डिफेंस कहाँ से आएगा, ह्यूमन बीइंग कोशिश कर रहे हैं नहीं मिल रहा, भैया वो आएगा गॉड से, हायर पावर से। वो किसी भी कंसेप्ट को पकड़। तो कितनी प्यारी 3 लाइनों में उसने बता दी है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा, स्टॉप नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो बीमारी की गिरफ्त में आ चुका है। और जो बीमारी की गिरफ्त में आ गया वो बिना इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकता। जैसे अभिमन्यु है ना, फंस तो गया अंदर जाके, लेकिन वो भाई साहब ब्रेक नहीं कर सकता। वो चक्रव्यूह इतना जबरदस्त है कि समय से पहले मौत, जेल, पागल खाना, या फिर ये एल्कोहलिक एनोनिमस के 12 घटक, वे दो तो है ना चक्रव्यूह को तोड़ने का यह तरीका है। अब बैक इन ब्रुकलिन की बात कर रहा है। अब आदमी के सबसे बड़ी शराबी के लिए दुर्गति क्या है, ससुराल में जाए ये अपना टीन टप्पर उठा के, क्योंकि मैं रहा हूं 3 महीने ससुराल में। तो मतलब सबसे बड़ी दुर्गति, मतलब ये ऐसे रिलेट होता है ये BW का ये ससुराल वाला सीन मेरे माइंड में आज भी बैठा हुआ है कि किस प्रकार से क्या हुआ था, कैसे वाइफ लेके चली गई। अच्छा, मेरे क्या हुआ भाई साहब, जो मैं बोलता था इतना बड़ा मेरा एम्पायर, इतनी बड़ी मेरी रिश्तेदारी, इतने बड़े मेरे सारे के सारे सब खत्म। कोई होते सभी है, ऐसा नहीं कि सारे मतलब कहीं चले गए, लेकिन उस शराबी के साथ कोई नहीं है। और वाइफ को लगता है सबसे मतलब अब वो शब्द नहीं मेरे को आ रहा, सबसे सुरक्षित जगह कि मेरा मायका, मतलब उस तरीके से तो वो अब वहां पहुंच गए। अब दोनों बोला यार, मतलब इतनी बदनामी के बावजूद भी उनके परिवार की काइंडनेस और कंसर्न दोनों चीजें थी, प्रेम, दया, परवाह, लुइस और बिल के लिए आज भी थी।
दोनों, सास में भी, मटिल्डा में भी, और ब्रैनम क्लार्क में भी, दोनों में मतलब बड़ी परवाह करते थे, बड़ा प्रेम करते थे उनके साथ। अब दोनों मार्वलस कपल के बारे में उन्होंने अपने सास और ससुर का थोड़ा सा जिक्र करा है कि बड़ा शानदार अद्भुत कपल था। पहले उन्होंने अपनी मदर इन लॉ का बात करा कि मटिल्डा किस प्रकार की थी। उन्होंने लिखा कि वो उसकी तो कैपेसिटी इतनी थी प्रेम करने की और दयालुता की कि बदले में कुछ नहीं चाहिए, और एवरीथिंग एवरीबॉडी, ये नहीं कि बिल या लुइस के लिए था, मतलब किसी के साथ भी डिमांड नो रिवार्ड, मतलब किसी का करना और बदले में कुछ नहीं चाहिए, ये इतना प्रेम था उसके अंदर। और कोई सोच नहीं सकता, क्वाइट बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग, कोई बंदा सोच नहीं, ना समझ सकता ना विश्वास कर सकता कि इतना प्रेम करने वाली औरत थी वो, कि बिना किसी बदले के भाव के देता जाना, देते जाना, वो वाली। और अपने फादर इन लॉ का उन्होंने जिक्र करा है कि बंदा तो बहुत बढ़िया था, लेकिन दूसरी तरफ पोलाइटनेस के पीछे, मतलब होता है ना, विनम्रता के पीछे कड़क मन भी था उस बंदे में। ये अच्छा, ये वाकई हैंडसम वाले बंदे होते हैं ना अंडरनेथ, कि वो पोलाइटनेस के पीछे जो है वो एक्सट्रीम अग्रेसिवनेस और टेरिफिकल डोमिनेशन। हालांकि वो दोनों सेंटेंस जो है वो बहुत विपरीत है, कि बहुत ज्यादा गुस्सैल और मतलब जबरदस्त एक दूसरे के जीवन को नियंत्रण करने वाले, इस प्रकार का था कि पूरी फैमिली को अफेक्ट करता था उनका डोमिनेशन, या उनका गुस्सा, या उनका कड़कपन जो था। लेकिन यार अंदर से माड़े नहीं थे, लीस्ट अटेंडिंग एनीवन रियलाइजिंग बट ही वाज गोइंग ऑन, मतलब अंदर से इतना माड़ा नहीं था। लेकिन पोलाइटनेस के पीछे ऊपर विनम्रता थी, लेकिन नीचे जो उनके कड़कपन था वो परिवार की लाइफ को टच करता था। तो मदर इन लॉ और फादर के दोनों की बारे में बात कर दी। अब आ जाते हैं जी, जैसे हड्डियों का कैंसर, और इतना अच्छा, जितने भी कैंसर हैं उनमें, ये भी मेरे को तब पता लगा था जब मेरे, आज भी रहती है मेरे हड्डी में, मतलब वो एक अलग तरीके की बीमारी होती है, वो है जो पस जाती नहीं है हड्डी में से। और ये बोन के का कैंसर, ये मतलब सबसे पेनफुल है। मतलब जितनी भी बॉडी में बीमारियां होती हैं तो उनमें बोन कैंसर जो है वो सबसे दर्द वाली चीज है। मतलब कुछ दिन बाद शायद बताते हैं कि 3 महीने तक वो सुन करने का इंजेक्ट कर दिया जाता है, इस प्रकार बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसके बारे में बीडब्ल्यू ने बात करी है कि वो जो ट्रीटमेंट होती है ना, बड़ी दर्दनाक से इलाज होता है उसका, बड़ा पेनफुल वो दौर। और उसके बाद क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर 1930 को मेटिलिडा स्पेलमैन की जो ओवर डेथ होगी। अब बेडब्ल्यू कहाँ थे भाई साहब? घर में इतना इतनी अच्छी औरत जिसे कैंसर हो गया और इतनी भारी दर्द में है, मतलब वो बोन कैंसर होने का मतलब ये है कि इतना पेन, 24 आवर्स पेन। और वो उसका ट्रीटमेंट भी इसी प्रकार का है। हालांकि फादर इन लॉ खुद डॉक्टर हैं, बाकी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी चीजें, भाई कैंसर वैंसर के डॉक्टर तो अलग ही है ना। लेकिन बीडब्ल्यू ने जिस दिन डेथ हुई उससे पिछले दिन भी टन, उस दिन भी टच, अगले दिन भी कई दिन तक टच, वो पता ही नहीं उसको, 2-3 दिन बाद पता लगा कि सासू माँ चली गई हैं। ये हालत है बीडब्ल्यू की इस टाइम। पहला पैराग्राफ क्या शुरू हुआ, आपस में बात हुई कि अब फ्यूचर बनाएंगे, अब कुछ भी हो जाए शराब का खेड़ा छोड़ो, और मतलब किसी भी तरीके से अब परिवार और बाकी चीजें, लुइस के लिए करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सारी चीजें होगी। और फिर बीमारी को बता दिया गया। लेकिन थर्ड पैराग्राफ में आते आते ही घर में डेथ हुई है, और बंदे को पता ही नहीं डेथ हो गई है बच्चा। पिछले दिन भी हालत खराब, उस दिन भी हालत खराब, और अगले 1-2 दिन तक हालत खराब, तीसरे चौथे दिन पे जाकर पता लगा कि बच्चा सासू माँ थी। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी।